मैं विनोद। जब कॉलेज से घर लौटा तो बाहरी दरवाजे पर ताला पड़ा मिला। ताले की दूसरी चाबी मेरे पास थी तो खोलकर अंदर चला गया। अंदर खाने की मेज पर कॉपी से फाड़े गए कागज पर लिखा था, अब और सहन नहीं कर सकती। हमेशा के लिए मैं अपने घर जा रही हूँ। वो लोग पूरी उम्र मुझे और मेरे बच्चे को पाल लेंगे। कल जो विवाद हुआ था यह उसी की परिणति थी। माना कि आज विवाद उग्र हो उठा था, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि अपना घर छोड़ दिया जाए। श्रेया के साथ शादी को 4 साल हो गए हैं। लव मैरिज की थी हमने, जिसे दोनों परिवारों ने स्वीकार नहीं किया था। हम दोनों नैनीताल में एमएससी में क्लास फेलो थे। जाति बंधन तोड़कर अनजाने ही एक दूसरे के दिलों में जगह बनाई थी। घर वालों के तमाम विरोधों के बावजूद मैं पिछड़ी जाति का था और श्रेया शुद्ध ब्राह्मण। मैं मानता हूँ कि इस तरह से उसने मुझे पाने के लिए कहीं ज़्यादा त्याग किया था। मुझे याद है, फाइनल ईयर के अंतिम दिनों में कॉलेज के पीछे पहाड़ की आड़ में धुंध से लिपटी श्रेया अलगाव के डर से सहमी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो मुझसे बोली थी, मैंने घर वालों के सम्मान और अरमानों का गला घोटकर आपको चुना है। कभी मुझे धोखा मत देना। तुम उसकी चिंता मत करो। मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र हमेशा करूँगा। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने उसे दिलासा दिया। साथ ही यह वचन भी दिया कि उसकी खातिर अपने घर वालों को भी छोड़ दूंगा। फिर डिग्री लेने के बाद श्रेया अपने घर चली गई और मैं अपने घर, लेकिन फ़ोन पर बात होती रहती और कभी कभी नैनीताल में आकर दोनों मिलते भी रहते। बाद में श्रेया कॉन्वेंट स्कूल में अध्यापिका बन गई और मैं राजकीय इंटर कॉलेज में प्राध्यापक। दोनों के घर वालों ने हम दोनों की दृढ़ इच्छा को ध्यान में रखते हुए अपनी इच्छाओं को दबा डाला और कुछ विरोध करने के बाद विवाह कर दिया। लेकिन यह ताना देने से भी नहीं चुके कि कर लो अपनी मर्जी, आने वाले दिनों में तुम दोनों को इसका परिणाम भुगतना ही होगा। हम अपने भावी संबंधों की मजबूती को लेकर आश्वस्त थे, इसलिए इन तानों का हम पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। साथ रहने के लिए श्रेया ने अपना स्थानांतरण मेरे पास करवा लिया। सोचा था कि हम दोनों आनंद का जीवन गुजारेंगे। कुछ ही महीने के बाद यश के आने के मौक़ों पर परिवार वालों के साथ बातचीत शुरू हो गई। मुझे भी होम सिकनेस ने आ घेरा। उनके प्रति मुझे अपने कर्तव्य याद आने लगे। बीच बीच में मैं घर भी जाने लगा और वो लोग भी आने लगे। कुछ दिन बाद स्कूल में गर्मी की छुट्टी हुई तो सब ने नैनीताल आकर घूमने का प्लान बना लिया और यहाँ आ गए। इस पर श्रेया ने थोड़े दिनों में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। गाहे बगाहे उसके मुंह से विरोध के स्वर फूटने लगे। आखिर कब तक चलेगा यह? आपके घर वाले ऐसे ही आते जाते रहेंगे क्या? मेरे परिवार के लोग हैं, कोई गैर नहीं। उनका अधिकार है मुझ पर। मैंने उसे समझाना चाहा, लेकिन आपने तो कहा था कि उन लोगों से कोई वास्ता नहीं रहेगा। ठीक है, जब आपके घर वाले यहाँ डेरा डालेंगे तो मेरे घर वाले भी जब तक जी चाहेगा यहाँ रुकेंगे। यह मेरा घर है, जिसे चाहूँगी उसे बुलाऊँगी। हिम्मत हो तो रोक कर देख लीजिए मेरे घर वालों को। श्रेया ने जल्द ही इस धमकी को चरितार्थ भी कर दिखाया। कारण पहले मेरे भैया भाभी और बच्चे आ गए। जिद में श्रेया ने अपना पूरा परिवार बुलवा लिया। दोनों परिवारों में तनातनी तो थी ही। जून के पूरे महीने खींचातानी बनी रही। जब स्कूलों के खुलने का समय आया तो दोनों परिवार लौटे, लेकिन महीने भर जो घुटन मैंने महसूस की थी वह उबल कर बाहर आ ही गई। थोड़ा सब्र करके बुला लेती तो क्या बिगड़ जाता। अपनी जिद करके ही मानी। पिछले साल की छुट्टियों का हिसाब लगा लो।
तुम्हारे ही घर वाले पड़े रहे। ना जाने क्या दुश्मनी है मेरे घर वालों से तुमसे ज़्यादा। यह मेरा घर है, मेरे घर वाले आएंगे, तुम उन्हें रोक कर देखो। फिर धीरे धीरे दोनों परिवारों का जमघट लगने लगा। कभी कभी तो दोनों परिवार एक ही समय पर आ जाते। तब हम दोनों में अघोषित युद्ध और बढ़ जाता। अतिथियों के जाने के बाद तो घर में कई दिनों तक वाकई युद्ध चलता रहता। ऐसे ही दोनों के परिवारों के सदस्यों के आने जाने से उपजे तानों व नोक झोंक को समायोजित करते करते 4 साल बीत गए। हमारे बीच चल रही तकरार अम्मा, बाबूजी और परिवार के दूसरे लोगों से छुपी नहीं रह सकी। पिछले रविवार को जब मैं घर गया तो बाबूजी, अम्मा और बड़े भैया बोले, कैसे जिएगा ऐसे? यह औरत तो तुझे बर्बाद कर देगी, पीछा छुड़ा जैसे भी हो। इससे तो अच्छा है कि तू यहीं रहकर आ जाकर नौकरी कर ले। आने जाने में थोड़ी परेशानी तो होगी, लेकिन कम से कम मन की शांति तो मिलेगी। मैं चुप रहा। मन में भी इन बातों को लेकर जब वापस श्रेया के पास लौटा तो वह नाराज बैठी थी। घर में कदम रखते ही बरस पड़ गई कलेजे में ठंडक। सबने जी भरकर मेरी खूब बुराइयां की होगी। उन्हीं से चिपटे रहना था तो शादी क्यों की? श्रेया, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। तुमने तो घर में जीना हराम कर रखा है। अगर वो लोग अपनापन ना देते तो कभी का मर गया होता। तो रहते उन्हीं के पास यहाँ आए ही क्यों? तुम क्यों नहीं चली जाती? रात दिन मम्मी पापा रटती रहती हो। हमेशा के लिए उन्हीं के पास चली जाओ, मुझे भी शांति मिलेगी। मैं तो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता। सिर्फ यश और नौकरी की खातिर टिका हूँ। मैं बड़बड़ाता हुआ घर से बाहर निकल गया। बाहर ही खाना खाकर जब देर रात घर लौटा तो सन्नाटा पसरा हुआ था। श्रेया बेडरूम में लेटी थी। पता नहीं उसने खाना खाया था या नहीं। सिसयाहट में मैंने पूछना गवारा भी नहीं समझा। इसी विवाद से उपजे क्रोध को श्रेया ने दूसरे दिन मायके जाकर चरितार्थ कर दिया। 1 सप्ताह तक श्रेया की कोई खैर खबर नहीं मिलने पर घर उजड़ा उजड़ा सा लगने लगा। सारी दिनचर्या ही बिगड़ गई। मैं हार कर बाबूजी और अम्मा के पास चला गया और वहीं से आ जाकर नौकरी करने लगा। अपना घरौंदा छोड़ने पर उदासीनता इतनी बढ़ गई कि उसमें दिया बत्ती करने के लिए भी जाने की इच्छा नहीं हुई। जब मैं अपने परिजनों के बीच पहुंचा था तो घर भरा पूरा लगा था। बड़े से पुश्तैनी घर में थे तो 3 परिवार, अम्मा, बाबूजी, बड़े भैया और उनसे छोटे भैया। लेकिन तकरीबन मिला जुला सा परिवेश था। एक तरह से अर्धसंयुक्त परिवार था। सब मेरे लिए आंखें बिछाए बैठे थे। कुछ दिनों बाद दशहरा और दिवाली की छुट्टियां भी पड़ गई थी। बड़ी जीजी अपने 3 बच्चों के साथ आ गई थी। मुझे लगा कि मैं मरुस्थल से हरितिमा में आ गया हूँ। सब मुझे अक्सर बहलाते रहते। अच्छा किया जो यहाँ आ गया। ऐसी पत्नी मिली है कि उसकी तकदीर ही फूट गई। अब यहाँ मौत से रह। मैं इतनी आत्मीयता पाकर आत्मविभोर हो उठा। लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ की उपजाऊ जमीन कुछ ही दिनों में बंजर होने वाली है। धीरे धीरे सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। छुट्टियां शेष बचने के बावजूद जीजी का कहना शुरू कर दिया, अम्मा मुझे जाने दो। वह पता नहीं कैसे रह रहे होंगे। बच्चों के बिना तो एक पल नहीं रह पाते। आदि आदि सबके आग्रह को अनदेखा करके वह चली गई। बड़े और छोटे भैया भी अपने परिवारों के रूटीन में रम गए। ऑफिस से आते तो सीधे भाभी और बच्चों के पास चले जाते। बच्चों को झूले या ट्राई साइकिल पर बैठाकर जब तक बहला नहीं लेते वे पीछा ही नहीं छोड़ते। ऐसा देख मुझे यश की याद सताने लगती। मैं अक्सर भाइयों, भाभियों और बच्चों के बीच हंसी ठिठोलियां देखता, लेकिन उनमें शामिल भी तो नहीं हो सकता था।
उनके नितांत व्यक्तिगत आनंद में दखल देना ठीक भी तो नहीं था। ऑफिस से आता तो बरामदे पर पड़ी खटिया पर बैठ जाता। बड़ी और मंझली भाभी तभी खाना पीना करती जब उनके पतियों की मर्जी होती। मुझे जल्दी खाने की आदत थी, लेकिन भाभियां अपने पतियों को ताजे फुलके खिलाने के लिए टाइम बे टाइम खाना बनाती। अम्मा बाबूजी का परहेजी खाना वे पहले बनाकर उनके कमरे में पहुंचा देती, जिसे खाकर वे दोनों सो जाते। मैं घर में अम्मा बाबूजी के बगल वाले कमरे में बेवजह लोटता पोटता रहता। करीब 4 महीने हो गए हैं मुझे श्रेया से अलग हुए और अपना घर छोड़े हुए। 1 माह पहले कॉलेज से अवकाश मिलने पर उस घर में गया तो लगा कि खंडहर में आ गया हूँ। फर्श पर धूल की मोटी परत, दीवारों पर उखड़ी पपड़ी, शीलन और बदबू। अम्मा बाबूजी के बड़े घर में सबको अपने अपने घरौंदे की चिंता थी। अम्मा बाबूजी, बड़े भाई भाभियाँ और बड़ी जीजी सभी अपना घर संवारने में लगे हैं। मेरा अपना घरौंदा कहाँ खो गया, यह प्रश्न मेरे अंतस को चीरने लगा है, पल प्रति पल खाए जा रहा है। मैं श्रेया अभी अपनी पति विनोद का घर छोड़कर 3 साल के बेटे यश के साथ मायके आई हूँ। शादी के बाद रोज रोज की कलह से तो यह होना ही था। आज सुबह विवाद की पराकाष्ठा से तंग आकर जब मैंने फोन पर मम्मी पापा को बताया तो उन्होंने तुरंत घर आने को कहा। छोड़ ऐसे आदमी को, हमने तो पहले ही समझाया था बेटा, तू यहाँ आ जा, अपने आप उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। मेरे घर पहुँचते ही भैया ने यश को गोद में ले लिया। मेरा राजा बेटा है, मेरे साथ रहेगा। भाभी भी उसके गाल चूमने लगी। थोड़ी देर तक विनोद को सब कोसते रहे। क्या हम अपनी बेटी को पाल नहीं सकते? क्या समझता है वह अपने आप को? ऐसी सीधी और होनहार लड़की मिल गई तो दिमाग चढ़ गया। आदि आदि माहौल शांत होने पर मैं चाय पीने के बाद छत पर चली गई। नीले आकाश में 2 पक्षियों का जोड़ा उड़ रहा था। दोनों में कितना प्रेम था। शादी से पहले हम दोनों भी तो ऐसे ही थे। पक्षियों की साम्यता ने पल भर में मुझे वर्तमान से पीछे धकेल दिया। उस दिन की खुशी को मैं संभाल नहीं पा रही थी जिस दिन तमाम विरोधों के बाद विनोद मुझे ब्याहने आए थे। मुझे याद आ रहा है एक दिन जब हम दोनों कड़कड़ाती ठंड की रात में कॉलेज के एक प्राध्यापक के घर बच्चे की बर्थडे पार्टी में गए थे। लौटते समय एकांत में हम एक पुलिया की मुंडेर पर बैठ गए। ठिठुरता देख उन्होंने मुझे आलिंगन में बांध लिया। इससे पहले कि ठंड तुम्हें जकड़ ले, मैं जकड़ लेता हूँ। मैं कसमसाई तो आलिंगन और कसता चला गया। उस सुखद अनुभूति को मैं आज तक नहीं भूल सकी हूँ। हम आगे बढ़े तो उन्होंने अपना ओवरकोट मुझे पहना दिया। मैडम, अमूल्य निधि हो तुम, कितने जन्म लिए होंगे तब तुम्हें पाया है। तुम खुश रहो, बस यही चाहता हूँ। मुझे कुछ हो जाए कोई परवाह। उनके शायराना शब्दों को बीच में ही मैंने हथेली से होठों को दबाकर रोक दिया। आपको कुछ हो उससे पहले मैं मर जाना चाहूँगी। क्या दिन थे वो। घंटों नैनीताल के झील के किनारे पर खड़े होकर पेड़ों और पर्वतों को निहारना, कभी ठंडी सड़क पर धुंध में खो जाना, कभी भोवाली रोड पर कत्थई घास पर पेड़ों के नीचे बैठे रहना, और अब कहाँ खो गया वो सब कुछ। मेरी समझ में नहीं आता कि विवाह के बाद क्या लड़की के परिवार वालों और संबंधियों से रिश्ता नाता हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है? क्या पति को यह अधिकार है कि वह अपनी पत्नी, बच्चों और घर को अपनी मिल्कियत समझे और इस बात का निर्धारण करे कि पत्नी के परिजन आएंगे या नहीं? लेकिन विनोद ने यही सब तो चाहा है और किया भी है। नहीं तो मैं अपना बसा बसाया घर छोड़कर मायके क्यों आती? आखिर तानाशाही और तानों को भी कोई कब तक सहेगा? विवाह से पहले विनोद ने क्या क्या वादे नहीं किए थे।
तुम रानी बनकर रहोगी। दोनों परिवारों का कोई भी व्यक्ति हमारे प्यार के घरौंदे में घुसपैठ नहीं करेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद ही इस समझौते से मुकर गए। वह अक्सर अपने परिवार के बीच जाने लगे और उनके घर वाले भी जब तब हमारे परिवार में हस्तक्षेप करने लगे। मजबूरी में मैंने उस दिन मम्मी पापा और भैया भाभी को बुला लिया। वो सुबह आए और शाम को चले गए। उन्होंने विनोद को काफ़ी समझाया भी, लेकिन उन्होंने उसका उल्टा मतलब निकाला। अब तुम अपने घर वालों से मुझे प्रताड़ित करवाओगी। मैं दबने वाला नहीं हूँ, घर का मालिक हूँ, तो मैं भी अब और सहन नहीं करूँगी। आप हठधर्मिता दिखाओगे तो किसके पास जाऊँगी? वे मुझे अपने प्राणों से अधिक चाहते हैं। वो आएंगे भी और अपनी करतूतों को रोकेंगे भी। आपके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और अब आप मुझे। मैं तकिया पर औंधा सिर रख कर रोने लगी। अब नौटंकी शुरू कर दी। इन शब्दों ने मेरे आंसुओं की धार को और तेज कर दी। सारी रात रोती रही। दूसरे दिन मैं मायके आ गई थी। कुछ दिनों बाद विनोद भी अपने परिजनों के पास चले गए थे। यह मुझे एक परिचित से पता चला। मैं मम्मी पापा के घर से बस से जाकर नौकरी करने लगी, लेकिन यहाँ कुछ ही दिनों में अपनापन खोने सा लगा। पापा, भैया और भाभी तीनों नौकरी करते थे। सुबह चले जाते, शाम को लौटते। बच्चों को मम्मी और नौकरानी संभालती थी। एक दिन भाभी काम से लौटी तो नौकरानी पर बरस पड़ी। क्या हाल बना रखा है बच्चों का, ठीक से देखभाल नहीं कर रही हो। अगर 2 की जगह 3 बच्चे हो गए हैं तो पापा से कुछ के पैसे बढ़वा लो, लेकिन लापरवाही मत बरतो, समझी? और श्रेया, तुम भी तो काम कर सकती हो, थोड़ा तो सहयोग तुम्हें भी देना चाहिए। मैं चुप रही। मैं भाभी के बदलते व्यवहार को देख हतप्रभ थी। एक दिन जब भैया घर आए तो उनके हाथ में लटकी पारदर्शी थैली में आम देखकर यश जिद करने लगा। भैया ने थैली मेरी तरफ बढ़ाई तो बीच में ही भाभी ने ले ली और एक छोटा आम देते हुए बोली, कई दिनों से बच्चे कह रहे थे, उनके लिए तो ये भी कम पड़ेंगे। श्रेया, तुम भी तो बाहर जाती हो, कभी कभार कुछ चीज़ें ले आया करो। उनकी बात से उतना दुख नहीं हुआ जितना भैया के चुप रह जाने से हुआ। ना जाने क्यों विनोद का चेहरा मेरी आंखों में तैर गया। घर में सबके अपने अपने कमरे थे। मेरे लिए अम्मा बाबूजी के कमरे के पास स्टोर को खाली कर जगह बनाई गई थी। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही खर्चे में खींचातानी होने लगी। सीधे मुंह तो नहीं, लेकिन गाहे बगाहे भाभी ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि घर में व्यय और मिलजुल कर काम करना संभव नहीं रह गया। मैंने बिना किसी हील हुज्जत के अपने कमरे और उसके सामने कॉमन बरामदे में अपने जीवन यापन की व्यवस्था कर ली। जिस घर में मैं पैदा हुई पली बढ़ी, उसी में बेगानी खाना बदोश सी जिंदगी हो गई थी मेरी। अपनेपन के सारे रिश्ते ना जाने कहाँ तिरोहित हो गए, कहाँ खो गया मेरा अपना घरौंदा, जहाँ तकरार और रूठने मनाने में भी आनंद आता था। शनिवार को हाफ डे था, इसलिए मैं दोपहर में ही स्कूल आ गई। कल रविवार है और उसके अगले दिन तीज का पर्व। घर में घुसी तो वह उदासीन माहौल। भैया भाभी पकवान बनाने में जुटे थे। तीज की तैयारियां चल रही थी। मुझे पूछा तक नहीं। मैं अपना बैग स्टूल पर रख कर कमरे में जाकर सो रहे यश के पास बेड पर औंधी लेट गई। थोड़ी देर में विनोद की स्मृतियां सताने लगी। मेरी आंखों से आंसू निकलकर तकियों को भिगोने लगे। फिर सो रहे यश का चेहरा देखा, लगा जैसे विनोद लेटे हैं। अचानक मैंने एक दृढ़ संकल्प उठा लिया। उठकर हाथ मुंह धोया और जरूरी सामान बैग में रखने लगी। कहीं जाना है? बरामदे में आकर मम्मी ने पूछा। हाँ, सोच रही हूँ अपना घर संभाल लूँ। वहाँ अकेले रहोगी, परेशानी होगी तुम्हें, मम्मी ने कहा। उनके स्वर में अब वह खनक नहीं थी जिसके सहारे उन्होंने मुझे अपना घरौंदा छोड़ यहाँ आने को कहा था। मम्मी, खाली घर भूतों का डेरा बन जाता है।
हवा धूप मिलती नहीं तो शिलन और बदबू से जर्जर होने लगता है। 2 दिन की छुट्टी है, सोचा थोड़ा संभाल आऊं। यश भी जाएगा, मेरे बिना कैसे रहेगा, सबको परेशान करके रख देगा। मैं जानती थी कि जब अपनी लाडली से कुछ ही दिनों में सब उकता गए तो यश तो उनके लिए एक बोझ ही बनता। मम्मी के साथ हो रही बातचीत भैया भाभी भी सुन रहे थे। अपना ख्याल रखना बेटा, भैया ने भाभी की उपस्थिति से डरते डरते इतना ही कहा। मुझसे नजरें ना मिले इसलिए भाभी कृत्रिम व्यस्तता में रमी रही। जाने की कुछ खास तैयारी नहीं करनी थी, असली तैयारी तो करनी थी मन को, और वह इस कैद से उड़ने को तैयार बैठा था। जब मैं अपने घर के पास पहुंची तो शाम घिर आई थी। रिक्शा छोड़ आगे बढ़ी तो अचंभित हो उठी। घर का बाहरी हिस्सा साफ सुथरा था, कमरों की लाइटें भी जल रही थी। बाहरी दरवाजे पर ताला पड़ा था, इसका मतलब कोई यहाँ रह रहा था। कोई क्यों, विनोद रह रहे होंगे, दूसरी चाबी तो उन्हीं के पास थी। फिलहाल किसी काम से बाहर गए होंगे। अपनी चाबी से थाला खोलकर मैं जब अंदर गई तो घर का सुंदर व्यवस्था को देखती ही रह गई। बेडरूम में साइड में रखे तिकोने स्टूल पर यश के साथ विनोद और मेरा करीब 2 वर्ष पहले खींचा हुआ फोटो सलीके से रखा था, जिसे मेरे घर छोड़कर जाने से पहले हुए विवाद के दौरान विनोद ने क्रोध में सोफे पर फेंक दिया था और मैंने भी उसे उठाना गवारा नहीं समझा था। सोते यश को बेड पर लिटाकर मैं भी उसी के बराबर लेट गई। लगा जैसे घर के दरों दीवारों मेरे आने से खिल उठी हो और मुझे अपने आलिंगन में लेने को आतुर हो। कितना अंतर था, मायके के घनिष्ठ संबंधी कितने अजनबी थे और इस घर की हर चीज में जैसे आत्मीयता बसी हो। आह्लाद के अतिरेक से आंखों में आए पानी में बहुत सी सुखद यादें तैर गई। तभी कॉलबोल ने मुझे चौंका दिया। दरवाज़ा खोला तो आशा अनुरूप विनोद थे। करीब 4 महीने के बाद हम दोनों ने एक दूसरे को देखा था। हम दोनों ही कुछ क्षण एक दूसरे को देखते रह गए। मुझे विश्वास था कि जिस तरह मैं अपने घर वापस आ गया हूँ, उसी तरह तुम भी अपने घर जरूर लौटोगी। इसीलिए पूरे घर को सजाकर तुम्हारा इंतजार कह रहा था। कहकर विनोद ने मुझे अपने बाहु पास में बांध लिया और मैं भी उनकी बाहों में सिमटती चली गई। आंखों में खुशी के आंसू लिए मैं यह सोचने लगी कि यह कौन सा रिश्ता था जो मुझे अपने माँ पिताजी और भाई के रिश्ते से कहीं अधिक मजबूत और आत्मीय लग रहा था। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।